हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शर्मा का स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। और मेडिकल इन्फो मेरा चैनल जिसमें हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक आते रहते हैं और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कंटिन्यूस टाइप के मेरे टॉपिक पाने के लिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब करंट लगने पर क्या करें, करंट क्यों लगता है और करंट लगने पर मौत क्यों हो जाती है। तो इन सब टॉपिक में हम आज बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि करंट लगने पे कौन कौन सा उपचार दिया जाता है, कौन कौन से हमारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन कौन से हमारे फर्स्ट एड होते हैं। तो चालू करते हैं हमारे दोस्तों हमारा नया वीडियो, करंट लगने पर क्या करें, करंट लगने पर क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। मतलब ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई मनुष्य बिजली के संपर्क में आता है, विद्युत के संपर्क में आता है, तो उसे बहुत जोरों का करंट लगता है। तो एक करंट क्यों लगता है? क्योंकि मानव शरीर के अंदर वाटर, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाने की वजह से हमें करंट बहुत जोर से लगता है। जैसे कि हमने 6वीं 7वीं से पढ़ना चालू कर दिया है कि वाटर का जो मतलब जो बिजली का जो सुचालक होता है वह पानी होता है। तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, बहुत आयत मात्रा में पानी होने की वजह से हमें बहुत जोरों का करंट लगता है। ठीक है, तो करंट लगने के कारण क्या क्या होते हैं आप सबको जानते ही हैं कि खासतौर पे कोई जानबूझ के तो छूता है नहीं करंट को, बट कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से हमें करंट लगता है। और जिसकी वजह से कई बार क्या है, बहुत जोरों का करंट लग जाने की वजह से मौत भी हो जाती है और बहुत सारा डैमेज हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स होना, ये प्रॉब्लम भी जनरली आती है। कई लोगों को तो करंट लगने की वजह से जिंदगी भर उससे जूझना पड़ता है, जिंदगी भर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम पहले बात करें कि करंट लगने पे हमें क्या करना है। अब आप बोलेंगे कि यार हमें मालूम है, हमें बचपन से मालूम है कि करंट लगने पे हमें करना क्या है, लेकिन फिर भी होता क्या है, जब प्रैक्टिकली होता है, जब ये घटना हमारे साथ होती है, तो उस टाइम पे हड़बड़ाहट में कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस टाइम पे जस्ट प्रैक्टिकली के तौर पे जब भी आपको ऐसा हो तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी किसी को करंट लगे तो उसे हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, आपको किसी लकड़ी की सहायता से कोशिश ये करना है कि जिसके विद्युत के संपर्क में आया है, तो उस लकड़ी की सहायता से हम उसे वहां से हटाने की कोशिश करें। जहां सेकंड चीज, जहां करंट लगा हुआ है या फिर जहां पे करंट का प्रभाव हो रहा है, उस जगह पर आप गीली नहीं, सूखी चप्पल पहन के जाइए पास में। अगर पास में भी जा रहे हैं तो बिल्कुल सूखी चप्पल पहन के जाइए। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं पर किसी को करंट लगा हुआ है या कहीं चिपका हुआ है या कहीं पे आपको बोर्ड वगैरह में, लाइट के बोर्ड वगैरह में कहीं पे स्पार्किंग हो गई है, तो उस टाइम पे पानी का बिल्कुल उपयोग मत कीजिए। या तो आग बुझाने के लिए, या तो कोई झुलस रहा है बिजली के संपर्क में करंट की वजह से, तो उस कंडीशन में बिल्कुल पानी का यूज बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब हमारे साथ होता है तो ये चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। जिनमें हमारे घर में क्या होता है, कूलर होती है, कूलर, मिक्सर होता है, वॉशिंग मशीन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ये सब चीजें हमारी डेली दिनचर्या की चीजें होती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी करंट आने की संभावना रहती ही है। तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल जागरूक रहने की आवश्यकता है। इन चीजों को बिल्कुल जब भी छुएं या कुछ जब भी इसका प्रयोग करें तो हो सके तो हमें चप्पल पहन के यूज कीजिए। बाथरूम में लाइट्स वगैरह हैं, बोर्ड्स वगैरह हैं आपके, तो उस कंडीशन में बिल्कुल सूखा रखिए उस जगह को। और गीले हाथों से कभी भी बोर्डों को या फिर किसी टाइप की इलेक्ट्रिक मशीन्स को, किसी भी टाइप के विद्युत उपकरण को हाथ से बिल्कुल न छुएं। नंगे हाथों से अगर आप गीले वगैरह हैं तो उस टाइम पे सूखी लकड़ी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बिल्कुल छोटी छोटी बातें जिस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें करंट ना लगे। फिर दोबारा से वही बोलूंगा, ये प्रैक्टिकली चीज जब होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें हड़बड़ाहट में कुछ भी गलती नहीं करना है। किसी को बचाने के चक्कर में पता चल रहा है कि हम खुद भी झुलस जाए उसमें, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब हम थोड़ी फिजिक्स की बात करते हैं। तो विद्युत में होता क्या है, जनरली दो फेस होते हैं, एक होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है फेस। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रल होता है उसमें किसी टाइप का करंट नहीं होता है,
लेकिन जो फेस होता है उसमें भारी मात्रा में करंट होता है, और जब भी अर्थ के संपर्क में, जब भी धरती के संपर्क में आता है तो उस कंडीशन में बहुत जोरों का झटका देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में थोड़ा बच के रहना है। अगर किसी भी वायर को आप छू रहे हैं, किसी भी विद्युत तार को आप छूने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ घर के कुछ घरेलू काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप चप्पल पहने, कुर्सी की लकड़ी की कुर्सी या प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर आप खड़े होकर काम करें, और किसी तरह से आप दीवार के संपर्क में या फिर जमीन के संपर्क में ना आए, जिससे हम करंट से बच सकें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, जिसके जरिए हम विद्युत के करंट से बच सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि करंट लगने के बाद क्या क्या होता है जिसकी वजह से मौत हो जाती है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हाइपर टेंशन लाइन जाती है, या बहुत ज्यादा बिजली का जब झटका लगता है तो उस कंडीशन में मनुष्य की मौत भी हो जाती है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य की मौत या फिर नॉर्मल इंसान जो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जो गंभीर हो जाता है, तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बात करते हैं कि करंट लगने पे हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब भी करंट लगता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो मानव शरीर का जो नर्वस सिस्टम हो जाता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। नर्वस सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और कभी भविष्य में। तो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने की वजह से पूरा का पूरा नियंत्रण नर्वस सिस्टम पूरा खो डालता है। इसकी वजह से दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नर्वस सिस्टम को करंट लगने पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात करें हमारी मसल्स, होता क्या है कि जब भी करंट लगता है तो उस कंडीशन में जो हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो पूरी सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने की वजह से पूरे शरीर में ऐंठन आ जाती है, और साथ में हमारे जो आंतरिक जो मसल्स होती हैं, जैसे कि हार्ट की मसल हो गई, तो इनमें भी सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाता है और हार्ट काम करना बंद भी कर देता है। तो इस कंडीशन में भी मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके साथ क्या क्या होता है, थर्ड चीज, करंट लगने के बाद हार्ट ब्लॉकेज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि अगर करंट लगा तो उस कंडीशन में सीधा इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करता है नर्वस सिस्टम के साथ साथ ब्रेन को हार्ट को करता है। हार्ट को जब ये डिफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में हार्ट काम करना बंद करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से टोटल कार्डियक अटैक हो जाता है और टोटल हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये करंट लगने के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, हमारी बोन, जो हमारी हड्डियां होती हैं। जनरली होता क्या है, करंट लगने के बाद जनरली इंजरी होती है। अगर करंट लगा है, अगर ऊंचाई से करंट लगा, ऊंचाई पे हमें और करंट लगा हुआ है, या जमीन के सहारे भी हैं, तो जब झटके से हम जोर से करंट लगा तो हम गिरे ही हैं, और गिरे के साथ साथ हमने कहीं हाथ पर पटका हुआ है, कहीं हाथ पर गए हैं, तो उस कंडीशन में बोन फ्रैक्चर होने का भी खतरा रहता है। तो ये हो गया हमारा बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट चीज होती है हमारी टिश्यू डैमेज, जो हमारे ऊतक होते हैं वो भी इसमें भारी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो टिश्यू भी, जब हमें करंट लगता है तो टिश्यू भी बहुत तरह से डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ऑर्गन के, ऑर्गन डैमेज। करंट लगने के बाद होता क्या है कि शरीर का कोई भी भाग प्रभावित हो सकता है, इससे कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो करंट लगने के बाद जो हमारे शरीर के अंग होते हैं इनमें भी बहुत क्षति होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि क्या 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 प्रभाव डालता है करंट लगने के बाद। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी करंट की। अब हम बात करते हैं कि करंट लगने के बाद हमें करना क्या है। ठीक है, इसे स्टार्टिंग बताया हुआ था कि मैंने आपको करंट क्यों लगता है ये बताऊंगा आपको, साथ में करंट के लिए हम क्या उपचार दे सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति को करंट लगा है, सबसे पहले तो आपको सावधानी पूर्वक आपको करंट जहां लगा हुआ है उससे छुड़ाना है। जो बताया हुआ था आपको, स्विच ऑफ कर देना है। आपको सबसे पहले चप्पल पहन के जाना है, लकड़ी की सहायता से उसे हटाना है, और इकट्ठे ऐसा नहीं किया किसी करंट लगा डायरेक्ट हाथ से छुड़े, हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है उसे, चाहे किसी भी टाइप का करंट हो, है ना, उसे लकड़ी की मदद से ही आपको अलग करना है। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए। अब सबसे पहले हम बात करें करंट लगने के बाद हमें क्या उपचार देना है। तो फर्स्ट एड की हम बात करें सबसे पहले, तो फर्स्ट एड के तौर पे सबसे पहले क्या दिया जाता है मरीज को, जहां भी लगा हुआ पेशेंट को, वहां से सबसे पहले उस जगह स्थान से हटाने के बाद सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसे किस जगह पे चोट आई है, किस जगह पे इसे करंट लगा हुआ है। अगर उसे चोट आई हुई है, बहुत गंभीर चोट आई हुई है, तो उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले तो उसे
पानी से साफ करना है और हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें उसके पहले और क्या करने की कोशिश करना है कि पेशेंट को हमें सही बिल्कुल प्लेन जगह पे लाना है, और प्लेन जगह में लाने के बाद उसे जो रिकवरी पोजीशन होती है, आप बोलेंगे रिकवरी पोजीशन क्या होती है, तो मैं इसकी पिक डाल रहा हूं, साथ में देखिए क्या होती है रिकवरी पोजीशन। तो इस पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है। इस पोजीशन में होता क्या है कि जो हमारा शरीर होता है हाथ के नीचे, हमारा जो सर होता है एक हाथ के नीचे, और एक हाथ हमारा बिल्कुल प्लेन बिल्कुल सीधा रहेगा, और साथ में एक पैर जो रहता है हमारा, जिसके सहारे हमारा सर रहता है दूसरी साइड का, उस साइड का पैर मुड़ा हुआ और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि पेशेंट को बहुत जल्दी होश आने लगता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो उस कंडीशन में पेशेंट धीरे धीरे सेमी कॉन्शियस से कॉन्शियस होने लगता है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है और पेशेंट को वापस से होश में लाने के लिए। ठीक है, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण इस चीज को ही बिल्कुल फॉलो करना है। इस कंडीशन में क्या होता है, करंट लगने के बाद पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाने लगती है। जो आपको बताया था क्या क्या इफेक्ट डालता है, जो हार्ट में इफेक्ट डालता है, तो उसके अंतर्गत ये भी पार्ट आता है कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाने लगती है। तो उस टाइम पे हमें जिसको करंट लगा हुआ है तो उसे हमें कृत्रिम श्वास देने की भी आवश्यकता पड़ती है ना, कृत्रिम श्वास देने की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में अगर हमें देखेंगे पल्स उसकी बिल्कुल स्लो चल रही है, पल्स अगर उसकी धीरे चल रही है, तो उसे हमें सीपीआर करने की आवश्यकता होती है। सीपीआर क्या होता है इसके बारे में आपको कहीं बताऊंगा। और सीपीआर देखिए, तो पिक डाल रहा हूं, क्या होता है सीपीआर मतलब हम हार्ट को बिल्कुल 1 मिनट में 100 बार 2 इंच से, ठीक है, 2 इंच लगभग हार्ट को ऊपर से दबाना है हमारे छाती के माध्यम से 1 मिनट में 100 बार, है ना। इस प्रयोग करना है। जनरली क्या होता है कि करंट लगने के बाद हार्ट भी काम करना बंद कर देता है। तो इस प्रोसेस को आप करेंगे तो पेशेंट का जो हार्ट है वो भी अच्छे से काम करना चालू कर देगा। तो इस कंडीशन को भी हमें करना है। अगर पेशेंट को इस कंडीशन में आराम बिल्कुल मिल जाता है, होश में आ जाता है, तो तुरंत हमें उसके पहले ही हमें एम्बुलेंस को सूचित कर देना है। और एम्बुलेंस के आने के पहले ही, हॉस्पिटल एडमिट करने के पहले ही हमें सब कुछ फर्स्ट एड उसे दे देना है। ठीक है, तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं इसके बाद कि हमने फर्स्ट एड तो दे दी ही पेशेंट को, और पेशेंट कुछ हद तक आराम भी मिल गया और बहुत हद तक होश में भी आ गया। अब उसके बाद कंप्लीटली टोटली उसको रिलीफ देने के लिए, कंप्लीटली रिकवरी के लिए पेशेंट को हमें हॉस्पिटल में एडमिट तो करना ही पड़ेगा। अब बोले कि हॉस्पिटल में अब क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट होता है इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था कि इस करंट लगने के बाद हमारी पूरी मसल्स सिकुड़ जाती हैं। साथ में करंट लगने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर का जो पानी होता है, हमारा खून होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। ये चीज स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था, दोबारा से और रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो बताया होता है कि अब सुचालक होता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, है ना। टेस्ट के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसको देखिएगा अच्छे से, बिल्कुल गौर से, और नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पेशेंट की जिसको करंट लगा हुआ होता है उसकी सबसे पहले एमआरआई करवाई जाती है ना। एमआरआई में बिल्कुल देखा जाता है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई है, कहीं हैवी हाइपरटेंशन के कांटेक्ट में आने के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं गई है। इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। एमआरआई के माध्यम से डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट कौन सा कराते हैं डॉक्टर्स, ट्रॉप्टी। ठीक है, ट्रॉप्टी टेस्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग बताया हुआ था कि हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रॉप्टी टेस्ट ऐसा होता है जिसके बारे में मालूम किया जाता है कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, वो कहीं डैमेज तो नहीं हुई है, और डैमेज हुई तो किस हद तक डैमेज हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो उसके आधार पर फिर आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है इस टेस्ट को देखने के बाद। इसके बाद क्या किया जाता है, मरीज का जिसको करंट लगा हुआ होता है उसका सीटी स्कैन कराया जाता है ब्रेन का। ठीक है, सेरेब्रल सीटी स्कैन किया जाता है। उस कंडीशन में देखा जाता है कि जो नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, साथ में मस्तिष्क में कोई चोट तो नहीं लगी है, इसकी वजह से कुछ बैलेंस तो नहीं हुआ, इनबैलेंस तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये सीटी स्कैन में देखा जाता है। साथ में क्या किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट के अंतर्गत चेक किया जाता है कि कहीं डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं गई है, कहीं डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया है पेशेंट, और साथ में एंजाइम में इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ है।
तो यूरिन टेस्ट के माध्यम से पता किया जाता है, उसके आधार पर फिर आगे का ट्रीटमेंट और किया जाता है। और साथों साथ सीबीसी किया जाता है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कम तो नहीं हुई है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हुआ है, और जो चीजें अलग पैरामीटर्स जो होते हैं उसके बारे में चेक किया जाता है कि इसमें कहीं उतार चढ़ाव तो नहीं आया हुआ है। साथ में क्या होता है, ईसीजी की जाती है मरीज की, ताकि इसमें कंप्लीट देखा जाए कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी टाइप के पल्स रेट में प्रॉब्लम तो नहीं आई है, किसी टाइप की अन्य जो इलेक्ट्रॉन जो हमारी जो रेस होती सॉरी जो हमारी अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट को लेके, उसमें कहीं किस टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं आई है, इस टाइप से ईसीजी में चेक किया जाता है। और साथ में जो बताया हुआ था आपको कि बोन फ्रैक्चर का प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है पेशेंट को पूरा चेक करने के बाद कि एक्सरे के माध्यम से कहीं किसी में हड्डी डैमेज तो नहीं हुई है, किसी टाइप का कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया हुआ है। तो ये जनरली ये टेस्ट किए जाते हैं और इस टेस्ट के आधार पे उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बात करते हैं हमारी एलोपैथिक दवाइयों की कि क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताया हुआ था कि मसल्स डैमेज हो जाती हैं, हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं, ये सब चीजें बताया हुआ था, ठीक है। और साथ में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये सब कुछ चीजें। तो सबसे पहले डॉक्टर्स करते क्या है, पेशेंट की कंप्लीटली रिपोर्ट आने के बाद या फिर अपने खुद के डायग्नोस के अनुसार पेशेंट मरीज को सबसे पहले जहां पे लगा हुआ है उस पॉइंट को देखने के बाद सबसे पहले उसे एंटीबायोटिक देते हैं। और एंटीबायोटिक के तौर पे सबसे प्रायोरिटी में एमॉक्सिलिन क्लेविनिक एसिड 625 mg टैबलेट देने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हो गई हमारी एंटीबायोटिक की बात। इसके साथ साथ आपको स्टार्टिंग बताया हुआ था कि पेशेंट को पेन भी होता है, जहां लगा हुआ दर्द भी होता है, तो उस कंडीशन में एनाल्जेसिक देते हैं मरीज को, ठीक है। और साथों साथ क्या होता है, जो स्टार्टिंग बताया हुआ आपको कि मसल्स में सुकड़न आ जाती है, तो उस कंडीशन के आधार पे मसल रिलैक्सेंट देते हैं। मसल रिलैक्सेंट के तौर पर हो सकता है थायोकॉर्टिकोसाइड्स दे, क्लोरजोक्साजोन दे, ये डॉक्टर की चॉइस पे डिपेंड है कि उसे क्या देना है क्या नहीं देना है। साथ में इन सबको लेने के साथ साथ कुछ एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती ही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर पीपीआई भी प्रीफर करते ही हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसके तौर पर पेंटोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, रेनिटिडीन, ये सब कुछ डॉक्टर दे सकते हैं। साथ में पैरासीटामोल, पीसीएम, इस सिम्टोमेटिक लक्षण के हिसाब से पेशेंट देते ही हैं। अब साथ में डॉक्टर पे डिपेंड करता है उसे मल्टीविटामिन देना है या नहीं देना है, और दुनिया भर की जो स्टेरॉइड्स है ये देना है या नहीं देना है। लेकिन स्टेरॉइड्स भी देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि करंट लगने के बाद क्या होता है कि इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती ही है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर भी स्टेरॉइड्स को कंटिन्यू 5 दिन के लिए या फिर 8-10 दिन के लिए कंटिन्यू चलाते हैं। तो नॉर्मली ओरल फॉर्मुलेशन के तौर पर यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगली नेक्स्ट बात करें कि पेशेंट है जो ओरल फॉर्म में ड्रग नहीं ले सकता, ओरल फॉर्म में ड्रग नहीं ले सकता, तो उस कंडीशन में उसे क्या देना है। तो जनरली जाहिर सी बात है, अगर ओरल फॉर्म में अगर गोलियां नहीं खा पा रहा है तो उसे हमें इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा, ड्रिप के माध्यम से दवाइयां देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में पेशेंट को डिहाइड्रेशन देख के NSRL या फिर DNS दिया जाता है, और उसके के साथ साथ पेशेंट को ट्रेमाडोल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे, जो मसल्स बताया हुआ था आपको कि ट्रेमाडोल दिया जाता है, पीपीआई के तौर पे पेंटोप्रोजोल या रेबिप्रोजोल डॉक्टर उसके साथ में दे सकते हैं इन्फ्यूजन के तौर पे। अगर लगे कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम और जा रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन वगैरह जो MVI आता है, एल्टरवेट, ये सब कुछ डॉक्टर पेशेंट को कंटिन्यू दे सकते हैं। और साथ में जो एंटीबायोटिक की बात किया तो सेम एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन क्लेविनिक एसिड पाउडर फॉर्म में जो आता है इंजेक्टेबल रेंज, ये साथ में दी जाती है NS के साथ में। तो इससे पेशेंट रिकवरी हो जाती है। साथ में स्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन या फिर मेथाइलप्रिडनिसोलोन, इसे कंटिन्यू डॉक्टर कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। तो जनरली यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर सांस लेने में कोई दिक्कत जा रही हो तो पेशेंट को ऑक्सीजन में रखा जाता है, या उस कंडीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत जाए तो पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर में डालना पड़ता है। तो नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है करंट लगने के बाद ही। तो नॉर्मली अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट भी हो जाए तो बहुत हद तक बिल्कुल जान बच सकती है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि जिसे भी करंट लगा है उसको पूर्ण अपनी समझदारी के साथ और इंटेलिजेंसी के साथ हमें उसे बचाना है, उसकी जान बचाना है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और कि आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, लोगों की जागरूकता के लिए, जानकारी के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नए वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। जब तक के लिए जय हिंद।